ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। प्रशांत भूषण यांचं अस्तित्व नव्हतं असं मुळीच नाही। त्याच्याही आधीपासून प्रशांत भूषण, त्यांचे वडील शांती भूषण हे दिल्लीच्या आणि राष्ट्रीय पातळीवरती सुद्धा अनेक केसेसमध्ये इन्व्हॉल्व राहिलेले आहेत, सहभाग घेतलेला आहे, लढलेले आहेत। जन आंदोलनासाठी त्यांनी आपली वकिली प्रज्ञा वाहिलेली आहे आणि त्यामुळे एक महत्त्वाचे विधिज्ञ म्हणून त्यांचा भारताच्या न्यायिक वर्तुळामध्ये दबदबा आहे। आज माझा कट्टामध्ये आपल्यासोबत प्रशांत भूषण आहेत, ज्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत। खास करून नुकता जो सुप्रीम कोर्ट विरुद्ध प्रशांत भूषण असा संघर्ष पाहायला मिळाला आणि ज्याच्यामध्ये न्याय व्यवस्था आणि प्रशांत भूषण यांची प्रज्ञा झळाळून उठली, तो आपला खास ताजा संदर्भ असणार आहे। आपल्यासोबत आहेत प्रशांत भूषण, त्यांच्याशी संवाद साधतील एबीपी माझाचे संपादक राजू खांडेकर। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सारी देश का ध्यान जो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन हो रहा था उसकी तरफ था। जो जजमेंट आया उसे देख के आपकी पहली भावना क्या थी? आपको ऐसा एक सेंस ऑफ रिलीफ मिल गया? क्या थी आपकी भावना? देखिए, पहली तो भावना यही थी कि रिलीफ मिला, क्योंकि एक टोकन पनिशमेंट 1 रुपए का इम्पोज किया इन्होंने। लेकिन बाद में जब मैंने जजमेंट पढ़ा तो देखा कि वो जजमेंट बहुत विशस जजमेंट है, जिसमें मेरे बारे में बहुत खराब चीज़ें लिखी हैं। और ये थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगा कि आखिर में सिर्फ 1 रुपए का सिंबॉलिक पनिशमेंट इतने विशस जजमेंट के बाद उन्होंने दिया। लेकिन मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था, क्योंकि आपने इस पूरे विषय में आपने जो एक स्टैंड लिया था उसको देखते हुए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप शायद ये जो पनिशमेंट है, जो फाइन है, उसे नहीं भरेंगे, आप जेल जाना पसंद करेंगे। आपके मन में कभी ये था विचार कि ये जो टोकन पनिशमेंट या फाइन है उसे ना भरे और जो दूसरी सजा है उसको एक्सेप्ट करे? जी नहीं, क्योंकि मैं कोई जेल जाना नहीं चाहता था। मैं जेल जाने के लिए तैयार था। जो उन्होंने पनिशमेंट दिया वो तो मानना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू मेरा राइट जो है इसके खिलाफ रिव्यू या रिट पिटिशन फाइल करने का, वो सब तो हम लोग करेंगे। लेकिन जो भी पनिशमेंट दिया है उसको मानना पड़ेगा। मान लीजिए वो सिर्फ जेल का देते तो मुझे जेल जाना पड़ता। उन्होंने बोला कि 1 रुपए फाइन दीजिए, मैंने बोला कि ठीक है, दे दूंगा। उन्होंने बोला अगर 1 रुपए फाइन नहीं देंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। तो मैं कोई ऐसा जेल जाना थोड़ी चाहता था, मैं जेल जाने के लिए तैयार था। अगर वो सिर्फ जेल का सेंटेंस इम्पोज करते तो मैं जेल जाता। उसके लिए मैंने अपनी मानसिक तैयारी कर रखी थी। नहीं, एक वो जजमेंट देखने के बाद ऐसा लगा कि आपको 1 रुपए का फाइन भरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रखा था। सिर्फ जेल भी नहीं था, उसके साथ 3 साल के लिए आपके प्रैक्टिस पे भी प्रतिबंध लगा था। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई विकल्प नहीं रखा था उनको कि उन्होंने कि आपको फाइन भरना ही पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं सब चीज़ों के लिए तैयार था। मुझसे जब पहले लोग कहते थे कि भाई क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए जेल भेज सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ज़िंदगी भर के लिए सुप्रीम कोर्ट से डिबार कर सकते हैं। जो 2 स्ट्रिक्टली वो बिल्कुल इलीगल पनिशमेंट है, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में प्रिस्क्राइब नहीं है। लेकिन इन्होंने कुछ केसेस में ऐसा किया है कि लोगों को डिबार कर दिया 3 महीने के लिए, साल भर के लिए। तो इसलिए कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार था। मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे 6 महीने के लिए जेल भी जाना पड़े और ज़िंदगी भर के लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट से डिबार कर देंगे, तब भी मैं किसी हालत में माफ़ी नहीं मांगूंगा। प्रशांत जी, आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट के 2 केसेस थे। एक था 2009 में आपने कुछ बातें की थी जिसको लेके एक कंटेम्प्ट था, और अभी आपने चीफ जस्टिस जी के बारे में जो ट्वीट किए थे उसके बारे में ये दूसरा था।
आपको क्या लगता है इन दोनों में मतलब कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है किसी वक्त आपको ऐसा लगा कि ये जो किया था ट्वीट वो नहीं करते तो ठीक था या उसको हटाना चाहिए था? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि दोनों ट्वीट मैंने सोच समझ के करे थे। खासकर दूसरा वाला जिसमें मैंने बोला था कि पिछले 6 साल में लोकतंत्र का इस देश में पतन हुआ है और उस पतन को होने देने में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम रोल रहा है, जिसका दायित्व ये है संविधान में कि लोकतंत्र की रक्षा करे, मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, संविधान की रक्षा करे। लेकिन यहाँ पर हर तरह का प्रहार संविधान पर, लोकतंत्र पर, मौलिक अधिकारों पर होता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बनकर देखता रहा। और तीसरी बात कि पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों का इसमें अहम रोल था, ये मेरी पूरी बिल्कुल क्लियर मेरा मानना था और मैंने बहुत सोच समझकर ये ट्वीट किया था। लेकिन प्रशांत जी, क्या आपको लगता है कि मतलब जिस तरीके से जितने जल्दी में ये सारा कोर्ट में उसके हियरिंग्स हो गए, आपको पनिशमेंट उन्होंने सजा सुनाई, जब आपने किया था तो उस वक्त भी आपको ऐसा लग रहा था कि इस पे कंटेम्प्ट का केस बन सकता है, बनेगा? देखिए, ये कंटेम्प्ट का मामला तो खैर बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये कई लोगों ने मुझसे, कुछ लोग, मेरे मित्र लोग और मेरे फैमिली के कुछ लोग ये कहते थे कि भाई कोर्ट के बारे में इतनी तीखी टिप्पणी मत किया करो, क्योंकि इसमें कंटेम्प्ट का केस चला सकते हैं। तो मुझे ये एहसास था कि कंटेम्प्ट का केस चला सकते हैं, लेकिन मैंने ये बोला कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है, देश में जो हो रहा है, इसके ऊपर, इसके बारे में अगर सच मैं नहीं बोलूँगा तो और कौन बोलेगा? मैं तो इतनी तरह से, हर तरह से प्रोटेक्टेड हूँ। मैं एक बहुत संपन्न फैमिली से आता हूँ, प्रभावशाली फैमिली से आता हूँ, मेरा कोर्ट में एक अच्छी स्टैंडिंग है, रिकॉर्ड है। अगर मैं सच नहीं बोलूँगा कि इस देश में और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है तो कौन बोलेगा? लेकिन आप मतलब जो पहली वाली केस थी जिसका अभी कुछ हुआ नहीं है, आगे 2009 वाली जो केस थी उसका 8 साल में कोई हियरिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जो केस था ये 4 महीने में कंटेम्प्ट का केस हो गया और उसका हियरिंग वगैरह सब होके मतलब उसका लॉजिकल एंड तक वो गया भी। तो क्या ये भी आपको आश्चर्य लगता है? एक महीने में तो क्या उसकी वजह है, क्यों इतने जल्दी? मतलब अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आते रहेंगे तो देश के मतलब सारा अच्छा हो जाएगा, बाकी चीजों में ये होता नहीं है। आपके वाले इस केस में ये एकदम सुपर फास्ट ट्रैक पे क्यों गया, ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, ये बड़ी विचित्र बात है कि नया वाला केस 1 महीने में तय कर दिया गया, जबकि बार बार हम लोगों ने ये बोला कि भाई इस केस की फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी हियरिंग करना ठीक नहीं है। इसमें बहुत सारे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं जिनकी सुनवाई होनी चाहिए। दूसरे केस में भी, जो पुराना केस भी एकदम से उठाकर 8 साल के बाद लगा दिया गया, तो ये बड़ी विचित्र बात थी। और ऐसा लगा कि जैसे कि जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायरमेंट से पहले ही किसी तरह से इसको तय करवाना इनके लिए लाजमी था। और मैंने तो एक चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिखी भी कि भाई ये जस्टिस अरुण मिश्रा का मेरे खिलाफ बायस दिखता है, कम से कम मुझे दिखता है। कई केस में वो मुझे अक्यूज कर चुके हैं कि भाई तुमने ये बोल दिया कि जस्टिस खेहर को ये बिरला सहारा मामला अभी नहीं सुनना चाहिए, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तुमने ये बोल दिया कि दीपक मिश्रा को अपना मेडिकल कॉलेज के स्कैम वाला मामला नहीं सुनना चाहिए, वो भी कंटेम्प्ट है। उस पर उन्होंने मुझे, मेरी संस्था के ऊपर 25 लाख की पेनल्टी भी लगा दी। उसके बाद मैं तो मोदी सरकार का और मोदी जी का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, और अरुण मिश्रा साहब ने मोदी जी की इतनी तारीफ कर दी पब्लिक फोरम में, और सारे बीजेपी के लीडर्स को अपने घर पर अपने नेफ्यू के शादी में बुला लिया, और शिवराज सिंह को भी बुला लिया, जबकि उन्हीं का केस, शिवराज सिंह का केस इन्हीं के यहाँ चल रहा था, बिरला सहारा वाला। तो इसलिए मैंने बोला कि मुझे एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस है, तो इस केस को यहाँ से हटाकर
किसी दूसरी बेंच में लगा दीजिए। लेकिन बड़ी विचित्र बात थी कि इसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। लेकिन प्रशांत जी, जब इस तरह से अंधी की मतलब आप जैसे सीनियर काउंसिल जो है उनके अगर बारे में होता है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मतलब जो है वो आपको स्वीकार करना है, आप उसको चैलेंज और कुछ कर नहीं सकते इस बारे में? नहीं, क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई अपील ही नहीं है। ये भी एक इशू हम लोग रेज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में ये बोला है कि एक अपील क्रिमिनल कन्विक्शन के खिलाफ हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, धारा 21 में। और ये तो ओरिजिनल प्रोसीडिंग थी क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल कन्विक्शन है, इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। चाहे सुप्रीम कोर्ट में ही एक लार्जर बेंच इसकी अपील सुने, चाहे रिव्यू पिटिशन तो वही बेंच सुनती है और उसको भी कोर्ट में नहीं सुनती, तो चाहे रिव्यू पिटिशन को ही अपील की तरह ट्रीट कर लें और दूसरी बेंच में लगाएं। उसका कोई तो विकल्प होना चाहिए जब ये मौलिक अधिकार है। प्रशांत जी, जो 2 ट्वीट्स थे जिनके कारण ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ था, उसमें से एक ट्वीट के बारे में आपने तो बताया, लेकिन जो दूसरा ट्वीट था जो चीफ जस्टिस जी के बारे में था, जिसमें वो बाइक पे बैठे थे और उसमें आपने टिप्पणी की थी, जो 2 ट्वीट्स थे उसमें से ये जो दूसरा ट्वीट था उसके बारे में आपको क्या लगता है? अभी लगता है कि शायद ये नहीं मैं करता ट्वीट तो भी चल जाता था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब देखिए, करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन जो मैंने बोला वो कोई गलत बात नहीं बोली थी। मैंने वो ट्वीट इसलिए किया कि मुझे इससे बहुत चोट पहुंच रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने से रेगुलर फंक्शनिंग नहीं हो रही, जिसके वजह से बहुत सारे मुद्दे, हेबियस कॉर्पस पिटिशंस, कश्मीर के मसले, सीए के मसले और बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मसले की सुनवाई नहीं हो रही और उससे बहुत सारे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और उसी समय, और आपने ये कोविड के कारण कह रखा है कि कोविड के कारण हम कोर्ट नहीं खोल रहे हैं और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग कर रहे हैं, और वो भी थोड़े से केसेस की, और वो भी बहुत अनसेटिस्फैक्टरी तरीके से। और दूसरी तरफ आप बिल्कुल पब्लिक स्पेस में मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, 50 लाख की मोटरसाइकिल, वो भी बीजेपी के एक लीडर की, राजभवन में, और मास्क भी नहीं पहने हैं। तो ये तो एक दोहरा मापदंड दिखाई दे रहा था कि एक तरफ आप कोविड की वजह से आपने कोर्ट को लॉकडाउन कर रखा है, जिससे लोगों का इतना नुकसान हो रहा है। वकीलों का तो खैर हो ही रहा था, लेकिन वकीलों को छोड़ दीजिए, आम आदमी जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और ये जो मतलब अभी हमने विस्तार से बात तो की है, लेकिन जब वो प्रोसीडिंग सब चल रही थी, आपके बारे में केस चल रही थी, तब हम लोग भी लाइव लॉ वगैरह ये जो सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है। तो जो बेंच बैठा था, जो जस्टिस थे, वो बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर आप माफ़ी मांग ले तो उससे आप छोटे नहीं होते। तब जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी, आपको कह रही है कि आप माफ़ी मांग लीजिए, तब आपके मन में क्या आ रहा था? मतलब आपने तो ठीक है डिसाइड कर लिया था कि माफ़ी नहीं मांगनी है, लेकिन ये जब चल रहा था तो आपके दिमाग में क्या आ रहा था? नहीं, माफ़ी किस चीज़ के लिए मांग लें? माफ़ी मांगने का तो मतलब होता है कि आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। जब मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने कोई गलती नहीं करी, जो मेरा विश्वास था वही मैंने बोला अपने ट्वीट में, जिस पर मैं आज भी कायम हूँ, तो किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लें? अरे भाई, सच भी तो कोई चीज़ होती है। कोई जना आपको डरा धमका के आपसे ये कहलवा दे कि नहीं मैंने झूठ बोल दिया, जबकि आपने पूरा सच बोला, तो वो तो मतलब कोई भी जिस जने का भी कोई कॉन्शियंस है, आत्मा है या आत्मसम्मान है, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। प्रशांत जी, आपको अब ऐसा लगता है पीछे देख के कि जो केस हुआ वो अच्छा हुआ? कंटेम्प्ट के बारे में जो एक आम तौर पे जो डर था आम लोगों के मन में, वो किसी हद तक दूर हो गया? जी हाँ, उसका फाइनल आउटकम पॉजिटिव हुआ है। पॉजिटिव कई रिस्पेक्ट में है। एक तो ये हुआ कि
बहुत सारा पब्लिक डिस्कशन और फोकस इस पर आया कि पिछले 6 साल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया अब थोड़ा बेहतर होगा। दूसरा फायदा ये हुआ कि इस केस की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है इस पर बहुत फोकस आ गया कि भाई ये जो कानून बना है जिसमें कि ये स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। देखिए, कंटेम्प्ट 3 तरह के होते हैं। सिविल कंटेम्प्ट यानी कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करना, वो तो ठीक है, वो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का पहला भाग कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोक दें या चलने ना दें या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बाधा डालें, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप किसी जज को धमकी दें या किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को चलने ही ना दें तो इसको तो बिल्कुल पनिशेबल होना चाहिए। जो तीसरा पार्ट है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये तब होता है, ये तब माना जाता है जब आप किसी कोर्ट का या किसी जज का क्रिटिसिज्म कर दें और इसमें जज जो है वो खुद ही अक्यूजर है, खुद ही प्रोसिक्यूटर है, खुद ही जज है। तो ये बहुत खतरनाक जुरिस्डिक्शन है जिसमें कि जजेस जो हैं अपने ही कॉज में एक्ट कर रहे हैं और इसका कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए ज्यादातर सभ्य देशों में इसको खत्म कर दिया गया है क्योंकि किसी भी कोर्ट की, न्यायपालिका की गरिमा इस पर निर्भर नहीं होती कि लोग उसके बारे में अगर कुछ गलत सलत कुछ बोल रहे हैं, कुछ उसको गलत क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उससे उसकी गरिमा नहीं गिरती क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि भाई ये गलत सलत कुछ बोल रहा है, इसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। कोर्ट की गरिमा तो उसके जो जजमेंट्स हैं, उसके जजेस का जो बिहेवियर है उससे होती है और लोग समझ जाते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म सही है, क्या गलत है। तो इसलिए ये तो सिर्फ अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म ना हो पाए उसको बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है कि लोग खुली चर्चा कर सकें किसी भी संस्था के बारे में, न्यायपालिका के बारे में भी, कि भाई वहाँ पर क्या गड़बड़ी है, कितना वहाँ पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जजों की स्वतंत्रता का क्या हाल है, क्या सरकार से असल में स्वतंत्र हैं नहीं है। सो ये इन सब की खुली चर्चा होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में। लेकिन प्रशांत जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये होना चाहिए, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन अगर ये हटा दिया तो मतलब लोग इस तरह से बोलना शुरू भी कर देंगे कि जो जजेस है, जो मतलब वाकई इम्पार्शियली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी एक दबाव आ जाएगा उन जजमेंट में। मतलब इस तरह का क्रिटिसिज्म ओपनली लोग अपनी राय देने लगे, बातें करने लगे तो जुडिशरी का काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये एक धोखा है, उसमें ये डर हो सकता है। दूसरे देशों में क्या मुश्किल हो गया है इसकी वजह से? बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होता है। देखिए, जो जना बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाता है जजों के ऊपर, लोग समझ जाते हैं और जज तो उसके खिलाफ डेफेमेशन का केस तो फाइल कर ही सकता है। बहुत आसान है जज के लिए डेफेमेशन का केस फाइल करना। आपको कंटेम्प्ट का कानून क्यों चाहिए? आप नॉर्मल जो कानून है डेफेमेशन का, लाइबल के लिए, उसको स्यू करिए। वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है लाइबल, डेफेमेशन, और सिविल डैमेजेस भी आप ले सकते हैं। तो आप उसको इस्तेमाल करिए। आप कंटेम्प्ट का कानून जिसमें कि आप ही अक्यूजर हैं, आप ही जज हैं, इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? प्रशांत जी, क्या वो ट्वीट्स आपने किए थे इसलिए कंटेम्प्ट हो गया? दूसरा कोई करता तो शायद कोई उसको ध्यान नहीं देता उस चीज को। तरह के ट्वीट्स तो बहुत लोग करते हैं, आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैंने किया था क्योंकि उनको लगा कि मेरे ट्वीट्स बहुत सारे लोग देखते हैं। उन्होंने बोला भी, और सिर्फ देखते ही नहीं हैं, उसको मानते भी हैं जो मैं कहता हूं, क्योंकि उनको लगता है कि जो बात मैं कहता हूं वो बात सही होगी। इस वजह से उनको ज़्यादा आहत हुई।
लेकिन वो तो ये होता है ना कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो जना बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ बोलता है, लोग समझ जाते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल बकवास करता है, इसकी बात पर कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जना सही बात करता है उसकी बात पर वो लोग तवज्जो देते हैं, तो वो तो होना भी चाहिए। तो इसलिए ये कहना कि भाई आपके क्योंकि ट्वीट बहुत लोग देखते हैं और मानते हैं आपकी बात, इस वजह से जो आप कह रहे हैं ये कंटेम्प्ट हो गया, ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। लेकिन प्रशांत जी, उसके साथ अगर आपके जगह दूसरा कोई होता तो क्या 1 रुपया फाइन में मतलब उतना ही फाइन होके वो छूट जाता, क्या उसको और बड़ी सजा होती? मतलब आप थे इसलिए शायद इतने जल्दी वो सारा हियरिंग भी हो गया, फैसला भी आ गया। दूसरा आम आदमी होता तो शायद हो सकता है कि उस मतलब वो फैसला होने में सालों लग जाते, और अगर फैसला होता भी तो मतलब इतने आसानी से वो छूट भी नहीं जाता। नहीं, ठीक बात है कि अगर कोई साधारण जना होता तो पहली बात तो शायद उसके ऊपर कंटेम्प्ट का केस चलाया भी ना जाता, क्योंकि उसके तवज्जो नहीं दी जाती उसकी बात की। दूसरी बात, अगर चलाया भी जाता तो फिर इतनी आसानी से उसको टोकन फाइन से शायद नहीं छोड़ा जाता। यहाँ तो शायद इसलिए हुआ क्योंकि इतना बड़ा रिवोल्ट सा हो गया ना, रिटायर्ड जजेस, बहुत सारे लॉयर्स, सब ने कोर्ट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, बहुत सारे आम लोगों ने भी। तो इस वजह से शायद उनको सिर्फ टोकन फाइन देना पड़ा। इमरजेंसी का दौर शुरू होने में बहुत ही डिसाइसिव निर्णायक क्षण था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का कैंडिडेचर कैंसिल करवाया था। उनकी वो इलेक्शन के बारे में ही आक्षेप उपस्थित किए थे। मेरा सवाल आपसे ये है, उस तरीके की जजमेंट, उस तरीके का ढाढ़स क्या आज की सुप्रीम कोर्ट या हमारी कोर्ट व्यवस्था जुटा पाएगी, कर सकती है? देखिए, कुछ हाई कोर्ट्स तो अभी भी अच्छे अच्छे जजमेंट्स दे रहे हैं। जैसे अभी कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिलीज़ किया, बड़ा अच्छा जजमेंट दिया। यहाँ पिंजरा तोड़ की जो लड़की थी देवांगना काले, तो उसको रिलीज़ किया दिल्ली हाई कोर्ट ने, अच्छा जजमेंट दिया। हाई कोर्ट से कुछ कुछ अच्छे जजमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी में भी यही हुआ था कि हाई कोर्ट्स ने तो हेबियस कॉर्पस केसेस में अच्छे जजमेंट्स दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। मिसेस गांधी वाले केस में भी हाई कोर्ट ने अच्छा जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, और आज भी हम यही देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। आपको जो 1 रुपया फाइन मारा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो 1 रुपया आपको राजीव धवन जी ने दिया था, लेकिन जिंदगी में आपके हाथों में पहला रुपया किसने टिकाया था? वो तो मुझे नहीं याद किसने टिकाया था। मेरा दूसरा सवाल है कि आपने अभी बोला कि जिस जजमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत विशेष चीजें लिखी गई है, तो ऐसा क्या लिखा गया है जिससे आप आहत हैं? उन्होंने लिख दिया है कि ये ट्वीट करना बहुत गंभीर कंटेम्प्ट था। उसके बाद उन्होंने लिख दिया है कि मेरा जवाब और भी गंभीर कंटेम्प्ट था। उसके बाद उन्होंने लिख दिया है कि मैंने जो वो स्टेटमेंट दिया वो मीडिया में चला गया, ये और भी गंभीर कंटेम्प्ट है। उसके बाद उन्होंने लिख दिया है बार काउंसिल भी ऐसे केस में मुझे डिबार कर सकता है प्रैक्टिस से। मतलब बहुत सारी चीजें लिख दी हैं जो बहुत विशेष हैं। तो इसका मतलब है कि आपके बारे में कोर्ट ने कहा है कि आप कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट किए जा रहे हैं, जैसे तारीख पे तारीख होता है। जी हाँ, उन्होंने इस तरह से लिख दिया। प्रशांत जी, मेरा सवाल है, 2013 में सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म यूज की थी, केजेड पैरेट। तो अब की जो स्थिति है कोर्ट की, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, कोर्ट की स्वतंत्रता पर तो आंच आई है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह के केसों की सुनवाई टाली जा रही है, सरकार जो चाहती है उसके खिलाफ वर्चुअली कुछ किया नहीं जा रहा है, इतना खुलेआम मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की संस्थाओं को बिल्कुल चरमराया जा रहा है, उसको रोकने के लिए कोर्ट क्योंकि खामोश है, तो इसलिए ये तो लगता ही है कि न्यायपालिका कम से कम सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर आंच आई है। लेकिन आप ये टर्म यूज करना चाहेंगे कोर्ट के लिए, क्या फिर कंटेम्प्ट हो जाएगा? नहीं, केज पैरेट नहीं कहा जाना चाहिए। केज पैरेट में नहीं कहता, क्योंकि देखिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजेस होते हैं, बहुत बढ़िया जजेस भी हैं, बहुत इंडिपेंडेंट जजेस भी हैं।
लेकिन असल में प्रॉब्लम ये होती है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता है और वो जितने भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं अपने हिसाब से जिस बेंच को चाहे भेज देता है। अब यही वाला केस भी जो कंटेम्प्ट का केस है, पुराना वाला और नया वाला सब अरुण मिश्रा साहब के यहाँ भेज दिए गए, जबकि कायदे से उनको मेरे केसेस नहीं सुनने चाहिए थे, चीफ जस्टिस को वहाँ नहीं भेजने चाहिए थे। प्रशांत जी, और एक चीज है कि कोर्ट के बारे में काफी सारी चीजें होती है। कोर्ट को सैक्रेड रखा गया है हमारे पूरे समाज व्यवस्था में, हमारे सिस्टम में भी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा अजीब है कोर्ट को सैक्रेड रखना, क्योंकि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे हैं पिछले 6 सालों की, तो ये तो कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी तो ऐसा होता होगा। आप अभी बात कर रहे हैं इसलिए लोगों को संशय आ रहा है कि प्रशांत भूषण जी अभी बात क्यों कर रहे हैं, अभी इतना कड़वा क्यों हो रहे हैं। नहीं, मैंने तो 2009 में भी तहलका को इंटरव्यू दिया था कि न्यायपालिका में काफ़ी भ्रष्टाचार है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी मैं इसलिए ये कहता हूँ पिछले 6 साल का रोल, क्योंकि पिछले 6 साल में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का जितना पतन हुआ है उतना भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, इमरजेंसी के दौरान भी नहीं हुआ। और इसलिए इस समय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा दायित्व था, क्योंकि यही एक बड़ी संस्था बनाई गई है संविधान के द्वारा लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, दूसरे संस्थानों की रक्षा करने के लिए। उनके सामने ये पतन हो रहा था, उनके सामने ये दलील लाई भी गई, इतनी सारी पिटिशंस फाइल करी गई, लेकिन उस पर कुछ नहीं किया गया। इस वजह से मुझे ये कहना पड़ा कि जब इतिहास लिखा जाएगा आगे चलकर पिछले 6 साल का, तो जो हिस्टोरियंस हैं वो ये देखेंगे कि पिछले 6 साल में लोकतंत्र का बहुत पतन हुआ और उस पतन को होने देने में सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा रोल था, और उसमें पिछले 4 चीफ जस्टिस का भी रोल था। लेकिन प्रशांत जी, ऐसा है कि पिछले 6 सालों में पतन हुआ ऐसा भी आप मानते हो, लेकिन पिछले 6 सालों में जितना क्रिटिसिज्म हुआ उतना भी क्रिटिसिज्म गए बहुत सालों में नहीं हुआ था। अभी भी लोग बोल रहे हैं, अभी कोर्ट के बारे में भी बोल रहे हैं, व्यवस्थाओं के बारे में बोल रहे हैं, सीबीआई के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं। तो अभिव्यक्ति तो यहाँ पे मारा गया है या फिर उसको कुचला गया है, ऐसा तो आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कहना बहुत थोड़ा धाड़स भरा होगा। देखिए, कितने लोगों के खिलाफ सेडिशन के केसेस चलाए गए हैं पिछले 6 साल में, हजारों लोगों के खिलाफ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार की कुछ आलोचना कर रहे थे, प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे, भाजपा के मुख्यमंत्रियों की आलोचना कर रहे थे। कितने लोगों को सड़क पर पीट दिया गया है या जगह जगह पीट दिया गया है सिर्फ इसलिए कि वो कुछ आलोचना कर रहे थे। कितने लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गाली गलौज धमकियां दी गई हैं सिर्फ इसलिए कि वो सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। तो लोगों की आवाज दबाने की पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश करी गई है, लेकिन फिर भी नहीं दबा पाए। ये तो लोगों की हिम्मत की बात है कि नहीं दबा पाए। मेरा सवाल, आप सेडिशन की बात कर रहे थे, तो मेरा सवाल यह है कि आपको ऐसा लगता है, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि सरकार और इंडिपेंडेंट संस्थाएं जो है वो अलग अलग काम करती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट संस्थाएं अभी सरकार बन चुकी है, इस वजह से ये सब हो रहा है? हाँ, काफी हद तक ये हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, उनकी इंडिपेंडेंस खत्म कर दी गई है। क्या इंडिपेंडेंट संस्थाओं में से जो लोग आते हैं, जैसे कि कैग हो या फिर सीजेआई हो, ऐसे लोगों को संवैधानिक पद नहीं लेने चाहिए, जैसे कि राज्यपाल जैसे पद है, या फिर कई संस्थानों पे बिठाया जाता है रिटायरमेंट के बाद, ऐसे पद नहीं लेने चाहिए, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। कम से कम सरकार के हाथ में अगर कोई पद हो, सरकार से तो बिल्कुल कतई नहीं लेना चाहिए। हम लोग शुरू से ये कहते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट नौकरियां जजों को और ये इस तरह के जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो लोग बैठे हैं, उनके पोस्ट रिटायरमेंट नौकरियां सरकार के हाथ में कतई नहीं होनी चाहिए। प्रशांत जी, एक आपको वाकया याद दिलाना चाहूंगा जिसके बारे में आपकी राय दो मुखी है, ऐसी टिका आप पे हो रही है। कुछ काल पहले एक ऐसे ही जज ने ऐसी कोर्ट के बारे में आलोचक ऐसी बातें करी थी, उनके ऊपर कंटेम्प्ट दाखिल किया गया था और आपने उसका स्वागत भी किया था। आपका वो ट्वीट आज भी सोशल मीडिया पे घूम रहा है।
तो क्या उस बारे में एक अलग सी राय, और आज जब आपके खुद के ऊपर कंटेम्प्ट हो रहा है तो एक अलग सी राय, क्या ये वाजिब बात होगी? जस्टिस कर्णन ने सिर्फ जजों के खिलाफ टिप्पणी ही नहीं करी थी, उन्होंने तो एज ए हाई कोर्ट जज अपने घर से ऑर्डर्स पास कर दिए थे विच वर परपर्टेड टू बी जुडिशियल ऑर्डर्स, कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को अरेस्ट करके उनके घर पर प्रोड्यूस करो। तो वो तो सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि न्यायपालिका के कामकाज में दखल दे रहे थे, बाधा पहुंचा रहे थे। इसके वजह से उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बंद किया गया। वो सिर्फ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट या कोई टिप्पणी करने का मामला नहीं था, लेकिन ये बात हो सकती है कि उनको शायद जेल नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पहले जो कंप्लेंट्स करी थी उससे पहले कि भाई उनको एज ए शेड्यूल्ड कास्ट वहाँ जिस हाई कोर्ट में वो थे वहाँ पर दूसरे जजों ने बहुत तंग किया वगैरह वगैरह, वो कंप्लेंट्स को शायद अनदेखा कर दिया गया। इस वजह से उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और उन्होंने अपना बैलेंस लूज कर दिया और इस तरह के ऑर्डर्स पास कर दिए। तो शायद उनको अपने पद से हटा देना चाहिए था, उनका मुंह बंद करवा देना चाहिए था, लेकिन शायद उनको जेल भेजने की जरूरत नहीं थी। प्रशांत जी, आपने कहा कि पिछले 6 साल में जुडिशियल सिस्टम काफ़ी खराब हुई, भ्रष्टाचार हुए, अपने फेवर में जजमेंट आए हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल डायलॉग होता है कि सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत होती है, और पिछले 6 साल में हमने देखे तो बीजेपी लगातार पिछले 6 साल में हर बार जीतते आई है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह आप कोर्ट में कह रहे हो, आप सोशल मीडिया पे कहते हो कि बीजेपी ने सिस्टम को खराब किया, लेकिन ये बात लोगों तक नहीं पहुंची, क्या आप ये बात लोगों तक पहुंचाने में बहुत कम पड़ेगी? देखिए, इलेक्शन जीतना तो एक दूसरा खेल होता है। आप इलेक्शन जीतते हैं एक परसेप्शन बनाकर। अगर मीडिया आपके पूरे कंट्रोल में हो, बहुत सारी मीडिया जो है सरकार के कब्जे में आ गई है और सरकार का ही प्रोपेगेंडा करती है और बिल्कुल उछालू चीज़ें जो बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ें हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाती है असली मुद्दों से। तो ये सरकार तो सिर्फ इस पर टिकी हुई है कि एक परसेप्शन क्रिएट करो। झूठ और सच का जो फर्क है, लोगों की क्षमता ये देखने का कि क्या झूठ है क्या सच है, क्या सही है क्या गलत है, वो क्षमता ही खत्म कर दो। इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाओ। यही हिटलर ने उस समय गोबल्स के थ्रू किया था। यही बात जेरी मैंडर ने 70 के दशक में एक पुस्तक में लिखी थी, 4 आर्ग्यूमेंट्स फॉर अबॉलिशिंग टेलीविजन, जिन्होंने लिखा था कि उस समय कि टेलीविजन का ये इम्पैक्ट होगा कि लोगों का समझने का, सोचने का, रीजन करने की क्षमता कम होगी, लोगों का अटेंशन स्पैन कम होगा, लोग जो हैं प्रोपेगेंडा के लिए ज़्यादा अधीन हो जाएंगे, प्रोपेगेंडा ज़्यादा आसानी से बिलीव करने लगेंगे। तो इलेक्शन तो आप प्रोपेगेंडा से और पैसे के दम से आप जीत सकते हैं। सारा इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह से वेटेड है कि जिसके पास पैसा हो वो अपना दिखावा कर सकता है, खूब एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, खूब होर्डिंग्स लगा सकता है। टेलीविजन अगर उसके कंट्रोल में हो, मीडिया उसके कंट्रोल में हो, तो उसी का प्रचार होता है। तो लोगों को लगता है कि कोई और तो है ही नहीं, कोई ऑपोजिशन तो है ही नहीं, इस वजह से आप इलेक्शन फिर भी जीत सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या इलेक्शन जीत गए, उसका ये मतलब नहीं है कि जो सरकार कर रही है वो सही है। नहीं, ये बात आपकी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन एक 2014 के बाद की बात है। चलो कोई प्रोपोगंडा चलाता होगा तो 2014 के बाद में चलाता होगा, लेकिन 2014 के पहले 2012 में आप भी अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे। अन्ना ने एक ऐसी जमीन तैयार कर ली थी जिससे कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस देश नहीं चला सकती। आप भी उस आंदोलन से काफी नजदीकी से जुड़े हुए थे। तब तो बीजेपी के हाथ में ये पूरा पावर सिस्टम नहीं था। उस टाइम तो आपने देश भर में ऐसा मुहिम चलाई थी अन्ना आंदोलन के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उभरने में, बीजेपी को भी इतनी ताकत दिलाने में आपका भी बहुत बड़ा रोल है, ऐसा नहीं लगता आपको, खास करके अन्ना आंदोलन के जरिए? नहीं, बिल्कुल लगता है। और इसको मुझे दुख है कि वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और ये लोकपाल आंदोलन के जरिए
भाजपा और आरएसएस ने उसकी मदद करी उस आंदोलन की। अब ये साफ दिख रहा है कि उन्होंने पीछे से इसकी बहुत मदद करी, और मदद सिर्फ इसलिए करी कि कांग्रेस को गिरा सकें और खुद पावर में आ सकें। लेकिन पावर में आने के बाद देखिए, कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन ज़रूरी था, लोकपाल आंदोलन ज़रूरी था, लेकिन उससे भाजपा ने जितना फ़ायदा उठाया, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि इसी की वजह से ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह पावर में आ गए और आज इस देश के लोकतंत्र और सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के उभर कर आए हैं। नहीं, आपने भी उस टाइम आपने भी एक विकल्प देने की कोशिश की थी आम आदमी पार्टी के थ्रू। आप अन्ना हजारे ने कहा था कि पार्टी मत बनाओ, फिर भी आप नहीं माने। आप, योगेंद्र जी और अरविंद जी, उन्होंने मिलकर एक विकल्प देने की कोशिश की थी। लेकिन क्या हुआ कि आप भाजपा के लिए एक सक्षम पार्टी नहीं, भाजपा के खिलाफ एक सक्षम पार्टी नहीं बना पाए। क्या हुआ उस टाइम? देखिए, एक तो खैर ये इसमें गड़बड़ी हुई कि हम अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा जल्दी नहीं पहचान सके। बाद में धीरे धीरे करके 2014 तक ये बात सामने आई कि वो बिल्कुल अनस्क्रूपलस है, अपने निजी फायदे के लिए किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, कोई भी बिल्कुल अनएथिकल काम करने के लिए तैयार है। ये बात अगर मुझे पहले समझ में आ जाती, तब मैं अरविंद केजरीवाल को कम से कम लीडर ना रहने देता आम आदमी पार्टी का। लेकिन ये बात बहुत देर में मुझे समझ में आई, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, वो पूरा पार्टी का कंट्रोल ले चुका था। और उसके बाद तो उसने उस आम आदमी पार्टी, वो तो एक वैकल्पिक राजनीति के लिए पार्टी बनाई थी, ये नहीं कि ऐसे ये छुटभैया पार्टी बन जाएगी, उसी तरह से पॉलिटिक्स करेगी जैसे कि और पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। लेकिन प्रशांत जी, आपका मोहभंग ज्यादा किससे हुआ, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी? नहीं, अन्ना हजारे से मेरा कोई खास मोहभंग नहीं हुआ। मेरा मोहभंग तो मेरा कोई मोह मोदी के साथ तो कभी था ही नहीं। मोह अरविंद के साथ जरूर था, उससे बहुत बड़ा मोहभंग हुआ। लेकिन मोदी को तो मतलब पावर में, सेंटर में पावर में लाने के लिए हमारे पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का इस्तेमाल किया गया। नहीं, प्रशांत जी, मेरा फिर वही सवाल कि आप कह रहे कि अरविंद जी भी मोहभंग किया, अरविंद जी ने भी गलत तरह से प्रोपोगंडा चलाया, और अरविंद केजरीवाल भी जनता के अदालत में तो जीतते आए लगातार। दूसरी बात, उन्होंने अपनी टर्म अच्छी तरह से जीत लिए, दिल्ली में अच्छी तरह से राज कर रहे हैं, लोगों को उनका राज पसंद आ रहा है। तो आपको उन लोगों से दिक्कत है, खास करके अरविंद केजरीवाल जी से दिक्कत है, खास करके नरेंद्र मोदी जी से दिक्कत है? क्या उन लोगों में आपको दिक्कत नजर आती है? हाँ, मुझे अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों से दिक्कत है। नरेंद्र मोदी से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं हमारे लोकतंत्र के लिए। अरविंद केजरीवाल से भी दिक्कत है, वो भी खतरनाक है इस मायने में, क्योंकि वो किसी भी तरफ कभी भी पलट सकता है। कई मायने में देखिए, वो बिल्कुल अनएथिकल मीन्स यूज करने के लिए तैयार है। उसने आवाम को खत्म करने, जो आम आदमी पार्टी वॉलंटियर एक्शन मंच था, उसको खत्म करने के लिए उसने बिल्कुल एक फैब्रिकेटेड एसएमएस उनके नाम से चलवा दिया कि सब लोग भाजपा ज्वाइन कर लो, और फिर उनको, उसके लीडरशिप को बदनाम करने के लिए उसने बोला कि देखो ये लोग सब देशद्रोही हैं, ये सबसे कह रहे हैं भाजपा ज्वाइन कर लो, जबकि वो एसएमएस खुद उसने चलाया, जो कि बाद में निकल कर आया। अरविंद जी केजरीवाल को लोगों ने चुनकर दिया था, बहुमत से लोगों को दिया, तो पार्टी वैसे ही लोग चलाए ना, जिन्होंने लोगों ने जिनको चुना के दिया है, जिनको लीडरशिप करने का मौका दिया है, ऐसे ही लोग पार्टी चलाएंगे ना। जो कभी चुनाव में नहीं खड़े हुए, जो कभी लोगों में नहीं जाते, ऐसे लोग थोड़ी पार्टी चलाएंगे। जिनको लोगों ने नेतृत्व दिया है वही लोग करेंगे ना, तो उनका एजेंडा तो चलाएंगे ही वो चलाएंगे। लेकिन हम तो उनका विरोध कर सकते हैं ना, जब हम उनका असली चेहरा जब देख रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, वो सत्ता में हावी हैं, सत्ता में बैठे हैं, लेकिन सत्ता में बैठ के देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, सारे रोजगार खत्म कर दिए, बिना किसी से पूछे नोटबंदी कर दी, बिना किसी से पूछे तालाबंदी कर दी, लॉकडाउन कर दिया।
मतलब कोई एक्सपर्ट को कंसल्ट नहीं करते हैं, सब चीजें इसी पर चलाते हैं कि भाई हम परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे कि नोटबंदी हमने इसलिए कर दी कि जिससे काला धन खत्म हो जाए। आपने सिर्फ अडानी अंबानी का फायदा कराने के लिए देश के पूरे इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। क्या आपको लगता है कि जैसे मोदी जी प्रोपोगंडा और एजेंडा चला के देश चला रहे, वैसे ही अरविंद जी भी प्रोपोगंडा और मैनेज करके पूरी दिल्ली चला रहे, ऐसा आपको भी लगता है? क्या दोनों में क्या समानता क्या है दोनों में? दोनों में एक समानता तो यही है कि इनका कोई आइडियोलॉजी वगैरह नहीं है। जो उनको कन्वीनियंट लगेगा कि उनका जिससे पॉलिटिकल फायदा लगेगा वो करने के लिए तैयार हैं। कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई एथिकल प्रिंसिपल्स नहीं है, ये सब समानता है। लेकिन देखिए, मोदी जी आइडियोलॉजिकली कम्युनल हैं, सांप्रदायिक हैं। अरविंद आइडियोलॉजिकली सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन प्रशांत जी, हम लोग जब यहाँ से देखते हैं तो दिल्ली में जो आरोग्य की, हेल्थ की व्यवस्था हो गई है, जो शिक्षा की व्यवस्था हो गई है, वहाँ एजुकेशन और हेल्थ, इन दो चीज़ों में तो अच्छा काम हुआ ना। मतलब ये मान लेते हैं कि पॉलिटिकली वो आपको भारी पड़ गए, लेकिन बाकी इन दो क्षेत्रों में तो उन्होंने काम अच्छा कर दिया है। देखिए, ये भी काफ़ी हद तक तो परसेप्शन क्रिएट करने की बात है। इनका भी एक परसेप्शन बिल्डिंग और प्रोपोगेंडा की मशीन है जो कि इस तरह का, लेकिन हाँ, हो सकता है थोड़ा अच्छा काम शिक्षा और हेल्थ में किया हो। मैं इससे नहीं इनकार कर रहा कि सारा काम खराब ही किया है। मोदी जी ने भी ऐसा नहीं है कि सारा काम खराब किया है, कुछ अच्छा काम भी किया है, लेकिन जो बड़ी चीज़ें करी हैं वो देश के लिए बहुत ही घातक हैं, बहुत ही खतरनाक। लेकिन प्रशांत जी, आप दिल्ली के राजनीति से बहुत पहले से, मतलब अरविंद केजरीवाल से पहले से वाकिफ थे। क्या आपको लगता है कि वो आप मतलब उनके बारे में जो आप सोचते थे उससे ज़्यादा चालाक निकले पॉलिटिकली? नहीं, ये तो मैं जानता था कि पॉलिटिकली होशियार है, लेकिन ये नहीं जानता था कि बिल्कुल अनस्क्रूपुलस और अनप्रिंसिपल्ड है। प्रशांत जी, दो तीन चीज़ें हैं कि हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी देखे तो वो गांधी परिवार चलाता है। जब उसको कोई चैलेंज करता है तो उनका क्या होता है, वो खत लिखने वालों का जो हुआ वो हमने देखा है। बीजेपी मोदी और शाह जी चला रहे हैं, अरविंद जी आम आदमी पार्टी चला रहे हैं। यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में देखा जाए तो एनसीपी पवार फैमिली चला रही है। तो ले दे के इन सब देश में इसी तरीके से पार्टियां चलती है, राजनीति चलती है। राजद को लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी की, तो कोई चांस नहीं है कि आप एक अलग रास्ता ढूंढ के आप उस पर चल के आप एक मुहिम बनाओ। सबको एनिमल फार्म ही होना है आगे जाके। तो इस पूरे व्यवस्था में आपको कोई विकल्प दिखता है? जो आप आइडियलिज्म का विकल्प ढूंढ रहे हैं वो दिखता है आपको लगता है ऐसा कुछ दिन आएगा? देखिए, ये तो हम लोगों को बहुत सारे बदलाव लाने हैं सारे इलेक्टोरल सिस्टम में। अभी तो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट 2 लेवल पर है। पहले जब आप अपने कैंडिडेट को चुनते हैं तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली वो इलेक्ट हो जाता है, चाहे बाकी कैंडिडेट्स को मिलाकर उससे 4 गुनी वोट मिली हो, फिर भी वो सोल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। उसके बाद जब सरकार बनती है तो जिसके पास 50% से ज़्यादा एमएलए हैं या एमपी हैं उसी की सरकार बनती है, बाकी लोग ज़ीरो हो जाते हैं सरकार चलाने में। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब लोग वोट देते हैं तो सिर्फ उसको वोट नहीं देते जो उनको सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा कैंडिडेट या पार्टी। अगर उसको लगता है कि भाई इसका तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है, तब फिर वो ये देखते हैं कि जिनका जीतने का चांस है उनमें से कम खराब कौन है, उसको वोट देते हैं। और कैसे देखते हैं कि किसका जीतने का चांस है नहीं है? वो विजिबिलिटी के आधार पर। और विजिबिलिटी आज पैसे से बनाई जाती है। पैसे से आप बड़ी बड़ी रैलीज भी कर लेते हैं, पैसे से इश्तिहार दे देते हैं, पैसे से आप अपने पेड वर्कर्स को आपके पोस्टर्स वगैरह लेकर घुमा भी देते हैं, हैंडबिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पैसे की अहमियत चुनाव में कम करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टी बढ़ा दी गई। आपने पॉलिटिकल पार्टी पर कोई पाबंद नहीं लगाया कि कितना पैसा खर्च कर सके। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि आपको खुफिया पैसा
अज्ञात पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों से या बड़े बड़े लोगों से मिल जाए, चाहे घूस के तौर पर। तो आपने फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी पॉलिटिकल पार्टीज की, आपने कॉरपोरेट डोनेशंस की लिमिट खत्म कर दी। तो इसीलिए तो इसीलिए जब इसीलिए प्रशांत जी, मैं पैसे के इसीलिए ऊपर पूछ रहा चुनाव हूँ, चलता है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि personality based हो जाता है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है, ऐसा सिस्टम, वो ये सिस्टम बदलने कैसे देंगे? एंड रिजल्ट जो आपको चाहिए वो आपको दिख रहा है या दिखेगा आपको कभी? तो वो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली जो कैंपेन चली, जो लोकपाल के लिए, वो काफी बड़ी पीपल्स कैंपेन थी। दूसरी बात थी कि उसको पीछे से भाजपा आरएसएस वाले भी प्रॉप अप कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कि कैंपेन, लोगों को कैंपेन चलाने की जरूरत है और उसी से बहुत सारे रिफॉर्म्स होने की जरूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए कैंपेन होनी चाहिए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि हर एक जने को कोई ना कोई नौकरी करने का अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार बनना चाहिए। शिक्षा के ऊपर बड़ी कैंपेन की जरूरत है। शिक्षा की नीतियों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो जब लोग खड़े होंगे, खासकर इस देश का यूथ खड़ा होगा, तब फिर कोई बदलाव आ सकता है। प्रशांत जी, आपके पिताजी भी कानून मंत्री रहे हैं, आपकी भी राजनीतिक गलियारों में बहुत वैसे भी आप जानते हैं सबको। आपको लगता है कि इस दौर में, जिस दौर से हमारे देश गुजर रहा है, बीजेपी को चैलेंज करने के लिए कोई पार्टी या कोई नेता सक्षम है इस अभी के पॉलिटिकल सिस्टम में? अभी तो कोई एक पार्टी या एक नेता सक्षम नहीं है, तो इसलिए इन लोगों को सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे इमरजेंसी के बाद सारे ऑपोजिशन पार्टीज ने कंबाइन किया कांग्रेस को और मिसेस गांधी को हराने के लिए, क्योंकि उस समय सबको लग रहा था कि लोकतंत्र के लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। आज भी लोकतंत्र के लिए नहीं, सिर्फ नहीं, सभ्यता के लिए ये भाजपा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए लोगों को, सारे ऑपोजिशन पार्टीज को और दूसरे जो पीपल्स मूवमेंट्स वगैरह हैं, सबको कंबाइन करके पहले कम से कम इनको हराना होगा। प्रशांत जी, अभी आपने कहा कि ये सिस्टम बदलने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और उन्हें आगे आके एक मूवमेंट चलानी चाहिए। ऐसी मूवमेंट 2012 में चली थी, आपको मालूम है उससे क्या हुआ? अरविंद जी मुख्यमंत्री बने, किरण जी राज्यपाल बन गई, कुमार विश्वास विश्व के कवि हो गए। उसमें से आउटपुट कुछ भी निकला। युवा मैदान में आए थे, रास्ते पे आए थे, लेकिन हाथ में युवाओं के कुछ भी नहीं लगा। क्या आपको लगता है ऐसी स्थिति में फिर से एक बार युवा सामने आएंगे? क्योंकि उनके सामने एक ऐसा अनुभव था कि जिससे हाथ में कुछ नहीं लगा। तो क्या लोग इकट्ठा हो पाएंगे फिर से एक बार ऐसी स्थिति में? मुझे लगता है कि आज की चुनौती 2011 की चुनौती से ज़्यादा गंभीर है। उस समय तो सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा था, आज तो पूरे सिर्फ लोकतंत्र का ही नहीं, सभ्यता ही हमारी दांव पर लगी हुई है। उससे आउटकम कुछ भी नहीं निकला, उस मोमेंट से आउटकम कुछ भी नहीं निकला। तो राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हुए, ये आउटकम था। हाँ, बहुत ज्यादा आउटकम नहीं निकला, पर कम से कम एक ये फायदा हुआ था कि बहुत सारे यूथ बाहर आए थे और अब उसको, लोगों को उससे सीख लेकर फिर से और बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत है बहुत सारे मुद्दों पर। भ्रष्टाचार का तो एक मुद्दा था, लेकिन आज रोजगार का मुद्दा है, एग्रीकल्चर का मुद्दा है, जुडिशियल रिफॉर्म्स का मुद्दा है, सांप्रदायिकता का मुद्दा है। सब पर एक बड़ा मूवमेंट चलाने की जरूरत है। क्या ऐसे के लिए कोई अगला अन्ना हजारे आपको नजर आ रहा है अभी देश में? कि कोई अन्ना हजारे का चेहरा, कोई भी हो, वो चेहरा आपको इस वक्त देश में नजर आ रहा है ऐसे मूवमेंट के लिए? अन्ना हजारे का चेहरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं इस देश में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत क्रेडिबल हैं, बहुत समझदार हैं, देश के प्रति बिल्कुल समर्पित हैं, इस लोकतंत्र के प्रति बिल्कुल समर्पित हैं और बहुत हिम्मत वाले हैं। उन सब लोगों को साथ में आना चाहिए और साथ में आकर ये मूवमेंट चलाना चाहिए।
प्रशांत जी, इसी सवाल को आगे हमने अभी विकल्प की बात की, और जब अभी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आप जुडिशियल रिफॉर्म्स का ही मतलब के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब आपकी तुलना गांधी जी से भी की गई। जब आप माफ़ी मांगने से इनकार कर रहे थे, जब आप ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या फिर से एक बार आपके नेतृत्व में आपके साथी है योगेंद्र यादव जी वगैरह एक आकर कुछ एक विकल्प आ सकता है अगर आप यूथ के साथ जुड़ जाए तो? मतलब इस लड़ाई के दौरान कभी आपके मन में ये आया? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरी कोई तुलना ना तो गांधी जी से, ना मंडेला से, ना जेपी से, किसी से कोई तुलना करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन मैं जो कुछ कर सकता हूँ इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए, इस देश में लोकतंत्र फिर से बहाल करने के लिए, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो भी मैं इसमें मदद कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ जितना मदद कर सकती है, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। और एक छोटा सा सवाल, अब मतलब कोरोना तो अभी गया नहीं है, कोरोना के कारण जो प्रॉब्लम्स है वो है, लेकिन फिलहाल एक जो विषय चर्चा में है वो है सुशांत सिंह राजपूत के केस का। आप बहुत बड़े वकील हैं, जो चल रहा है अभी, जिस तरीके से चल रहा है, उसके बारे में आप क्या मतलब आपका क्या आपकी राय क्या है? देखिए, मेरी पहली राय तो ये है कि जिस तरह से ये मीडिया सुशांत सिंह राजपूत का केस उछाल रही है, चला रही है, ये तो बहुत ही मतलब इससे ज़्यादा नॉसिएटिंग जिसको कहते हैं ना, कि जिससे आपको बिल्कुल उल्टी आने लगे, उस तरह का मीडिया कवरेज चल रहा है। इतना ज़्यादा हाउंडिंग उस लड़की की, रिया चक्रवर्ती की, और मीडिया ट्रायल उसका इतना खराब तरीके से चलाया जा रहा है कि मतलब लगता है कि मीडिया कहाँ कहाँ पहुँच गई है। बिल्कुल गटर मीडिया बन गया है इस देश का। बिल्कुल भयानक है जो हो रहा है। लेकिन प्रशांत जी, मतलब ऐसे वाले हालात में जो जिस तरह से मीडिया पे चल रहा है, और आपने सही कहा कि मतलब देश उसको देख के उल्टी की भावना हो जाए मन में, क्या इसे रोकने के लिए इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता? मतलब ये मीडिया ट्रायल्स जो चल रही है उसको कोर्ट रोक नहीं सकता? अब कल कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बॉम्बे, कल मुंबई हाईकोर्ट में कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स गए थे, और उन्होंने जिस तरह से ये सारा चल रहा है, मुंबई पुलिस की जिस तरह से बदनामी हो रही है, उससे वो आहत थे। लेकिन कोर्ट ने इतना ही कहा कि मतलब संभल के आप रिपोर्टिंग करिए। क्या इससे ज्यादा कोर्ट को कहना चाहिए था? नहीं, कह सकते हैं, कहना चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में प्रॉब्लम यह है कि कोई प्रॉपर मीडिया काउंसिल नहीं है। प्रेस काउंसिल है लेकिन उसको कोई पावर नहीं है। जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है प्रेस काउंसिल के गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन इन लोगों को कौन रोकेगा? तो इसलिए कोर्ट को ही एक सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि एक ऐसा सिस्टम बने। बहुत सारी बार कोर्ट ने इंस्टीट्यूशनल सिस्टेमिक रिफॉर्म्स के आदेश दिए हैं, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म्स के हों, चाहे वो सीबीआई के रिफॉर्म्स के हों, चाहे वो ये कि हर एक कैंडिडेट अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगा, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स डिक्लेयर करेगा। इसी तरह से कोर्ट को कोई सिस्टम डिवाइस करना चाहिए कि भाई इस तरह की अगर रिपोर्टिंग होगी तो वो चैनल वगैरह बंद कर दिया जाएगा। कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इसके लिए बननी चाहिए। प्रशांत जी, आपकी मेहनत की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपनी संपत्ति घोषित करनी पड़ी थी, वो आपकी एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है। इसी को आगे लेके चलते हुए, जैसे अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आपने कहा कि उसके आगे जाना चाहिए, उसके अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो उस जज के बारे में डिफेमेशन केस जो होना चाहिए। तो जिस तरह किसी गुनहगार को फांसी की सज़ा होती है तो राष्ट्रपति के पास अपील करता है, तो इस मामले में राष्ट्रपति के पास जाना क्या उचित होगा, या उसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं आप? नहीं, राष्ट्रपति के पास हम नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग एक रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि इसकी एक अपील होनी चाहिए। चाहे आप रिव्यू को ही अपील की तरह ट्रीट करें, जो दूसरे बेंच में जाए और जिसकी ओपन कोर्ट में सुनवाई हो। प्रशांत जी, बीजेपी के जो भी प्रमुख मुद्दे थे उसमें से राम मंदिर तो हो गया,
ट्रिपल तलाक का भी बात पूरी हो गई और बाकी की भी चीजें हैं। एक अब बड़ी कश्मीर की बात भी हो गई 370 की। अब बात है जो उनके एजेंडा में सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे जाके अगर ऐसी कोई पहल इस गवर्नमेंट से होती है, अब तक की जो चीजें थे उसे विरोध कर सकते थे आप, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की थी, शायद वो कम्युनल भी थी, लेकिन कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि मार्गदर्शक तत्वों में से एक है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर ये मुद्दा बीजेपी लेती है, आगे लेके जाती है संसद में, तो आपके जैसे विधिज्ञ कैसे सोचेंगे, विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो कॉमन सिविल कोड के पक्ष में हूँ। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन वो कॉमन सिविल कोड ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू सिविल कोड बन जाए। एक बहुत अच्छी टीम या एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए जो पूरा विचार विमर्श करके सारे जितने कोड्स हैं, चाहे वो हिंदू कोड हो, चाहे मुस्लिम कोड हो, चाहे क्रिश्चियन कोड हो, सब में से सबसे लिबरल चीज़ें देखकर, और सबसे लिबरल सिविल कोड होना चाहिए, पर वो यूनिफॉर्म होना चाहिए सबके लिए। प्रशांत जी, ये सब डिस्कशन होने के बाद आपके हिसाब से 1 रुपए का वैल्यू क्या है अभी? ये वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है? नहीं, इससे कोई वैल्यू बड़ी घटी नहीं है। ये तो 1 रुपए का उन्होंने टोकन फाइन दिया, इसकी कोई वो नहीं है। प्रशांत जी, आज एबीपी माझा के माझा कट्टा इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया और हमारे सारे सहयोगियों से बातें करी और हमारे सारे सवालों के भी आपने बहुत ही ओपनली जवाब दिए, इसलिए धन्यवाद। और आपके आने वाले आंदोलन एवं आपके उपक्रमों के लिए एबीपी माझा की सदिच्छाएं। धन्यवाद। थँक यू। तर हे होते प्रशांत भूषण, एबीपी माझाच्या कट्ट्यावरचे खास पाहुणे। या कार्यक्रमानंतर इथेच थांबूयात। पाहत रहा एबीपी माझा।